अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। आगाज़ एक अच्छी खबर से T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बिलाशुबा पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना तो एक मौजज़ा था, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। इतवार को जी फाइनल है और फाइनल होगा पाकिस्तान का किस टीम से ये पता चलेगा कल, चूंकि कल है भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल। जो जीतेगा वो फाइनल में पाकिस्तान से टकराएगा। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम वाकई एक टीम बन के खेली है और एक बड़ी और शानदार कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि खुशी है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। ये तो होगी क्रिकेट के खेल की बात, लेकिन सियासत के खेल में पाकिस्तान को कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही और ना ही इस तरह की खुशियां सियासत के खेल में मिल रही हैं। सियासी जो कायदीन हैं वो अपनी अपनी टीम बनाए एक दूसरे को ज़ेर करने के चक्कर में हैं, लेकिन उसका नुकसान यकीनन पाकिस्तान को ही हो रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर सियासी कायदीन, सियासी खिलाड़ी अगर एक टीम बनकर खेलें पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को कामयाबी मिल सकती है, पाकिस्तान की सियासत मुस्तहकम हो सकती है, पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी हो सकती है और ये गैर यकीनी के बादल यकीनन छट सकते हैं। आज हम प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत में ऐसा इख्तलाफ क्यों है। सियासी कायदीन मुल्क के लिए क्या इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या किसी को मुल्क की कामयाबी की फ़िक्र है भी या नहीं? हम देख रहे हैं कि कल अब लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए फवाद चौधरी कहते हैं कि लाखों लोगों का मजमा लेकर इमरान खान रावलपिंडी पहुंचेंगे। दूसरी जानिब हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब लंदन पहुंच चुके हैं और नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात है। मुल्क की सियासी मामलात पर बात हो रही है। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल मचाने जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर लिया है मोहतरमा कमल शोजब साहिबा ने, उन्हें भी वेलकम करेंगे। सीएम तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब आपकी जानिब आऊँगा। पहले तो ये बताइए, मैच आपने देखा, कैसा लगा और कितने खुश हैं आप पाकिस्तान की जीत पर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है और जो है वो एक वक्त में लग रहा था कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, जिसकी वजह से, और उधर हमारी टीम ने उसके अलावा मैचेस भी अच्छे खेले, तो आज जो है वो इंशाल्लाह वो फाइनल में हम लोग पहुँच गए। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला का कैसा निज़ाम है कि 1992 में जब पाकिस्तान फाइनल पहुँचा तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 1999 में जब दोबारा पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और आज 2022 में फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह, हमारी दुआएं हैं कि जो है वो फाइनल भी जीते और वर्ल्ड कप घर लेके आए। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान टीम की जितनी कामयाबियां उसका क्रेडिट तो ले रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो मुस्लिम लीग नून की आज की हुकूमत में जो बुरा हो रहा है उसका क्रेडिट भी अब आप ही लेंगे? देखिए, हम तो आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करते हैं ना। आपने अगर किसी के 4 साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो आप उनको क्या कहते हैं, हमारे पिछले 5 साल से कंपेयर करें, 2013 से 2018। हमें अब अप्रैल में हुकूमत मिली है और मई में कह रहे हैं कि जी इतनी महंगाई। अब भाई ज़ाहिर है, जो पिछली हुकूमतों का जो पिछली हुकूमत का जो मामला था, 4 साल जो इन्होंने तबाह बर्बादी की, उसका ज़ाहिर है फिर 6 महीने 8 महीने साल तो लगता है, कहते हैं उसकी जो आपको सारा का सारा जो उसका लगेज होता है गवर्नमेंट का जो, और फिर जाते जाते इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज IMF प्रोग्राम को खत्म किया, सारा कुछ किया, उसका खमियाजा फिर ज़ाहिर है जो आने वाली हुकूमत थी उसने भरा। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से $500 मिलियन का हमें जो है वो लोन अप्रूव हुआ है। इससे पहले $1.5 बिलियन का जो है वो लोन अप्रूव हुआ है। तो हम लोग जो फाइनेंशियल हमारे जो डिफॉल्ट की जो सिचुएशन PTI गवर्नमेंट क्रिएट करके गई थी, वो अल्लाह के फजल से अब इशू रिजॉल्व है। हमारे फाइनेंशियल जितनी भी नीड्स थी वो अगले साल अगस्त तक जो है वो सारी पूरी कर ली गई हैं। डार साहब ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि ये कामयाबी भी हमें मिल चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान अभी बहरानों से निकला तो नहीं है, सियासी एकदम इस्तेहकाम हमें नजर आ रहा है, मुआशी गैर यकीनी भी हमें नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस तमाम तरह सूरत हाल में सबसे बड़ी रुकावट कौन है फिर इसमें? देखिए, इसके अंदर जो रुकावट है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
पाकिस्तान का जो मेन चैलेंज है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हमेशा से रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो फिर जो है आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है और फिर ज़ाहिर उसकी वजह से आसूदगी नहीं आती। तो अभी जो है वो चैलेंज मेनली इस वक्त जो गवर्नमेंट के सामने है वो तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है आने वाले दिनों में, और जो हमारे फॉरेन पार्टनर्स थे, जो मेजर इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरेबिया है, चाइना है और मुख्तलिफ ममालिक, टर्की है, जो नाराज हो गए थे पिछले 4 साल की फॉरेन पॉलिसी की वजह से, उनको हम वापस जो है वो लेके आए हैं पाकिस्तान के अंदर। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह $13 बिलियन का एक पैकेज भी अनाउंस होगा चाइना और सऊदी अरेबिया का मिला के। तो ये जो है हम लोग अभी हम दिन रात लगा के कर रहे हैं। हम CPEC को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। CPEC से रिलेटेड जो है कहते हैं प्रोजेक्ट्स जितने थे वो स्टॉल हो गए थे। ऐसा भी हुआ कि फाइनेंसिंग मौजूद थी, अप्रूवल्स मौजूद थे, फिर भी प्रोजेक्ट नहीं किए गए। तो उसको जो है वो ज़ाहिर सारी चीज़ को हम कर रहे हैं कोशिश के दोबारा से जो है ये मामला चल पड़े। ठीक है। और गवादर की डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। कमल साहिबा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस हुकूमत को बड़े चैलेंजेस हैं, हुकूमत को भी हैं और पाकिस्तान को भी चैलेंजेस हैं। अल्टीमेटली अगर ये चैलेंजेस ख़त्म होते हैं, ये मामला ठीक होता है, तो इसका फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही है। तो इस मामले में क्या आप गवर्नमेंट का साथ नहीं दे सकते? ये जो मुआशी बहरान है या सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है या दीगर मसाइल हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट का साथ दें तो इसका फ़ायदा तो मुल्क को ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। अभी अफनान अल्लाह साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो नीचे लेकर आती है, तो मैं बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ। 9 मार्च को जो तमाशा इन्होंने किया और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में ये कठपुतली सरकार को बिठाया गया, उसके बाद सबसे ज़्यादा धचका मईशत को ही लगा। उसके 1 महीने बाद इन्होंने इकनॉमिक सर्वे को एंडोर्स किया कि पाकिस्तान 6.1 GDP पे और ग्रोथ रेट पे ऊपर जा रहा था, GDP नहीं ग्रोथ रेट पे ऊपर जा रहा था। और प्रीवियस जो हुकूमत थी PTI की, उसी के इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे पॉजिटिव, इनके अपने उस वक्त के जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के उन्होंने इंडोर्स किए। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं भेज भी देती हूँ। और ख़ुद इनके अपने जो वज़रा हैं उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को इंडोर्स किया। फिर जो नौकरी पे लगाए हैं वज़ीर ख़ारजा साहब, वो जब बाहर गए तो उन्होंने कोरोना के दौरान में जो PTI की हुकूमत इकदाम किए थे उसको जाके इंडोर्स किया इंटरनेशनल उस पे फोरम्स पे। तो जब ये तमाशा हुआ है और जो ये आपको याद होगा 8 मार्च 2022 को जो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तहरीक जमा कराई थी, उसकी बुनियादी वजह इन्होंने महंगाई बताई थी कि जी इस हुकूमत में महंगाई बहुत है। और मज़े की बात यह है कि इनके आने के बाद पाकिस्तान के पिछले 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के। 50% पे महंगाई जा रही है। आप CPI उठा के देख लें, SPI उठा के देख लें, और आम ज़रूरत की अशिया के साथ साथ बिजली के बिलों ने, राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि वो इलेक्शन इसलिए फैसलाबाद से हारे क्योंकि इनकी हुकूमत ने अपनी आवाम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया है कि बिजली के बिल तक आवाम नहीं दे सकती। और ये विजुअल्स आपके सामने, आपका चैनल भी इस चीज को बड़ा ओपनली दिखाता रहा है। महंगाई के ये हालात हैं कि जिस महंगाई के पीछे इन्होंने एक चलती हुकूमत, एक तरक्की करते मुल्क को पीछे धक्का लगाया था और इक़्तिदार की जो है वो बैकडोर से ये आए थे डीलें करके, वो महंगाई इनके हाथ में आके ही नहीं दे रही है। पाकिस्तान इस वक्त देख लें कि कहाँ खड़ा है। आपको क्या लगता है? आपको आटा चीनी, इसके बाद तो हालात आपके ख्याल में बिगड़े हैं। तेल, अब दोबारा एक मिनट दीजिए ना, मैं आपको बता रही हूँ। तेल, चीनी, आटा तेल चीनी की जो ये रुदाद सुनाते थे, आटा चोर, चीनी चोर, तेल चोर, अब हम इन्हें क्या कहें? ये तो हर चीज के ही चोर हैं। हर चीज तो इन्होंने मुल्क में महंगी कर दी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की आप धमकियां देख लें, उनके आप बयानात देख लें। अभी इतनी बड़ी इनकी जो लंदन की साजिश थी वो नाकाम हुई। जो इमरान खान साहब का असैसिनेशन का प्लान इनका फ्लॉप हुआ है। कल मिस्र से वापस तशरीफ लाते लाते प्राइम मिनिस्टर साहब फिर लंदन चले गए, अब नया प्लान बनाना शुरू हो गए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, मुझे बता दें इन्वेस्टमेंट तो आपकी नेगेटिव में जा रही है। पिछले 6 महीने से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त कितनी है? चाइना आप गए थे, क्या लेकर आए वहां से? आपको मिलता तो कोई है नहीं। मिस्र गए हैं, क्या लेकर आए हैं वहां से? टेक अवे बताए ना क्या है। और आप अभी तो बता रहे हैं कि अगले दिनों में होने वाला है। होने वाले को आप छोड़े, आप मुझे जो जिस दिन गई है हुकूमत उस दिन से लेके अब तक आप बताइए कि आपके रिजर्व्स किस तरह डिप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको इकोनॉमिक सर्वेज दिखा देती हूं। मैं आपको इकोनॉमिस्ट की
रिपोर्ट्स दिखा देती हूं जो अब इस वक्त 7.1 से भी नीचे डिप्लीट करके आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं। सीपैक की इन्होंने बात की, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हूं जी प्लानिंग मिनिस्ट्री की, मैं आप इनको चैलेंज करती हूं एहसन इकबाल साहब से कहें कि उठा के ले आए, आप अपने दौर की दिखाएं मुझे इन्वेस्टमेंट्स। आप तो रिजीम चेंज हुई इसी वजह से थी क्योंकि आपने चाइना से ताल्लुकात पीछे किए, अब आप जब गए हैं तो उन्होंने आपको लेफ्ट नहीं कराई है। हमारे दौर में तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही थी, आते ही इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा करने का इरादा रखते हैं और इत्तलात ये है कि $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। वो तो जनाब जब आएगी ना, जब 9 मन तेल होगा सारे ही देखेंगे, सब देखेंगे। आप मुझे ये बताएं, इनसे क्या ले आए ना पूरा रिकॉर्ड और बताएं मुझे एक एक उसके जो जितने भी मंसूबे थे, मंसूबा वाइज बैठ के बात कर लेते हैं। सीपैक पे अगर आपने बात करनी है, अथॉरिटी क्यों खत्म की थी सीपैक की, और एहसन इकबाल साहब से कहें बैठ जाएं, आके साथ बिठा लें असद उमर साहब को और सीपैक पे पूरी बातचीत कर लेते हैं। हमने तो सीपैक की अथॉरिटी अलग बनाई, हमने उसका अलग बंदा अपॉइंट किया, इन्होंने आते ही वो खत्म क्यों किया, हर चीज अपने हाथ में क्यों ले ली? वजह यह है कि खुद इन्होंने सब कुछ स्लो डाउन किया है क्योंकि इन्होंने वहां पे अच्छा बच्चा बनना था। जिनका अच्छा बच्चा बन रहे हैं आज तो वो भी फारिग हो रहे हैं, सेनेट में उधर भी रिजल्ट्स चेंज होने शुरू हो गए। अब ये ना हो कि जिधर अच्छे बच्चे बन रहे थे उधर से भी झंडी हो जाए, उत्थे भी रजीम चेंज होने लगी है जिथों है होकर ऐसा। बात अब सारी इतनी है कि ये मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ कि इनका वजीर आजम हर दूसरे दिन एक मुजरिम से जाके डिक्टेशन लेने लंदन क्या करने गए हैं? अभी एक प्लान तो आपका फ्लॉप हो गया ना, जो आपने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इन्होंने तो अपनी बुक्स में मार लिया था, बचाने वाली जात अल्लाह की। अब क्या दोबारा प्लान करने गए हैं? पहले उस पर तो हमें जवाब दें, क्यों भागते फिरे हैं, क्यों नहीं FIR कट रही है डॉक्टर साहब के सामने और इनको फूके कौन दे रहा है पीछे से? ठीक है, लेकिन उससे पहले जमील खान साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। जमील खान साहब, जब ये गवर्नमेंट आई तो उस वक्त ये कहा गया कि हम सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने आए हैं, लेकिन इस 6-8 महीने के आपको क्या नजर आ रहा है कि सबको अपनी सियासत की फिक्र है या रियासत की भी किसी को फिक्र है? देखिए, पहली तो बात यह है कि ज़ाहिर है ये वतन अजीज के तमाम वासियों को मुबारक हो आज की मैच जीतने के हवाले से, और यकीनन हमारी इस टीम ने अपना वो सारी सलाहियतें सामने रख के और जो उन्होंने आज अपनी नुमाया की है अपनी कारकर्दगी, उसमें हम सब फख्र होना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम अपने सियासतदानों पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन जरूर फख्र करेंगे, हम चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो। हमें देखना ये चाहिए कि जहां रोशनी की कमी हो वहां हमें कुछ एक दिया और एक चिराग जला देना चाहिए, जैसे आज हमारी टीम ने जो एक दिया और एक चिराग जला के कोई हवा का ठंडा झोंका इस कौम के हवाले किया है। अब आ जाते हैं कि जो मईशत की हालात मखदूश हैं और जो 6 महीने में जो हुकूमत वक्त ने क्या किया है। देखिए, ये बात सारी होती है डायरेक्शंस की। जो इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबली हमारे हालात पूरी दुनिया के चल रहे हैं, उसमें जाहिर है कि इकोनॉमी बड़ी मखदूश होती जा रही है पूरी दुनिया की, और हमारे जैसे जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जबकि सैलाब वहाँ आ चुका, और जबकि वहाँ सैलाब के बाद हमें और ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम रही मईशत के लिहाज से। 30 बिलियन डॉलर का जो तखमीना लगाया है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी और हमारी अपनी हुकूमत ने भी, तो ये तमाम चीज़ों का अगर प्रेशर देखा जाए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा उस पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए ऐसे हालात में दुनिया के। लेकिन हमारे यहाँ जो हमें शिकायत है अपने हुक्मरानों से और अपने सियासतदानों से, वो शिकायत इस मुल्क के कौम और इस मुल्क के अवाम को ये है कि हम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है इस मुल्क में, वो एक एडिशनल फैक्टर हमारी इकोनॉमी को जो मखदूश कर रहा है। ये आम नुक्ता है। मैं इस पे चाहूंगा आपसे एक और सवाल भी मैं करूं, वो ये कि 2014 में जब लॉन्ग मार्च चल रहा था उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा मंसूख हो गया था, इल्तवा का शिकार हो गया था और वो नहीं आए थे, तो कहा गया कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बदल सकती थी, अगर वो आ जाते तो कुछ और भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती थी। अब मोहम्मद बिन सलमान भी ये नवंबर के तीसरे हफ्ते के आखिर में आने का इरादा रखते हैं, तो लॉन्ग मार्च भी चल रहा होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अगर ये दौरा भी मुतासर हो जाता है तो इसका नुकसान फिर कौन भरेगा? मैं समझता हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं, जिसमें इमरान खान जाहिर है वो भी अपनी पार्टी के चेयरमैन और उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है इस मुल्क में, मैं समझता हूँ कि उनको भी इस चीज़ का एहतमाल होगा कि अगर ये लॉन्ग मार्च की वजह से मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से
से इज्तनाब कर जाएं या उस दौरे से वो इस्तिफादा हम हासिल न कर सकें तो यकीनन हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो इस प्रॉब्लम के हम एहतमाल हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हमें जो हमारी इस वक्त तकरीबन 267 बिलियन के हमारे डॉलर्स के एक्सटर्नल और इंटरनल डेट्स हैं, हमारे डेट टू जीडीपी रेशो हमारा 90 के करीब पर चला गया है। तो हम अगर इस किस्म की हाई पावर डेलीगेशन जिससे कि हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं इन्वेस्टमेंट की भी और जिससे हमें कुछ रोल ओवर की भी न सिर्फ उम्मीदें वाबस्ता हैं, इंडिया यही मिल रहा है चाइना की तरफ से भी और सऊदी अरब की तरफ से भी। और इसको अगर आप जियो पोलिटिकल तनाजुर में देख लें तो ये इस वक्त का तकाजा हो गया है चाइना के लिए भी और सऊदी अरब किसी हद तक कि वो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें। और हमारे ताल्लुकात भी जाहिर हैं, हम कहते हैं ना कि वो हिमालय से ऊपर और समुंदर से गहरी और चैन से मीठी, वो हमारे ताल्लुकात हैं और ज़ाहिर सऊदी अरब से भी हमारे बड़े दरीना और बराबराना ताल्लुकात हैं। लेकिन जियो पोलिटिकल तनाजुर में अगर देखा जाए तो इस वक्त ये बहुत ज्यादा अब इसके हमें वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि हमें उस तरफ से भी हमारी मावनत की जाएगी दोनों तरफ से। लिहाजा वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर इन्वेस्टमेंट किस तरह से मुल्क में आ सकती है? लास्ट फ्रेज मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह आज हमारी टीम ने टीम वर्क दिखलाया है, हमें ये कभी उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे सियासतदान भी कोई टीम वर्क दिखलाएंगे और इनस्टेबिलिटी जो इस वक्त चल रही है उसको कुछ देर के लिए पॉज कर दें। बाकी अपने अपने जमहूरी उनका हक है, अपनी अपनी स्ट्रगल और अपनी अपनी तकोदो जारी रखें, लेकिन कम से कम इस लिहाज से और इसमें इसी सिलसिले में जो हमारे इस कौम ने बहुत भगत लिया कि एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के और मुख्तलिफ खुफिया कुव्वतों के कंधों पे चढ़ के आना और जाना बहुत भगत लिया। अब उससे भी अगर छुटकारा जिस तरह मिलना नजर आ रहा है, अगर वो भी खत्म हो जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें इस साल में होने वाली हैं, इस साल के इख्तिताम तक होने वाली हैं और अगले साल तक ये कौम कुछ न कुछ अपने कुछ रोशनी की किरण देख सकती है। और जो खास तौर पर एक दूसरे को तलकीन फरमाया जाता है, इससे दूसरी और तीसरी कुव्वत को फायदा उठा लेती हैं। तो अगर आप मईशत पे कहेंगे, सी पैक पे कहेंगे, तो उस हवाले से सियासत का उस पर कितना नेगेटिव असर पड़ता है या अब जो MBS का दौरा है उस पर कितना असर पड़ सकता है, उस पर मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ ये बयान कर सकता हूँ आपके नाजरीन के लिए अगर आप चाहेंगे तो। मुल्क की सियासत का बड़ा असर है इस मुल्क के बाकी मामलात पर भी। जो मैं बात कर रहा था और इससे पहले लॉन्ग मार्च जो है वो कल दोबारा से शुरू होने जा रहा है। इस कल वाले लॉन्ग मार्च की क्या तैयारी है, कौन इसे लीड करेगा, कहां से रवाना होगा और इस दफ़ा गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है और PTI के पास इसका काउंटर प्लान क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कल से दोबारा शुरू हो रहा है। इस लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक एक सर्वे इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। ये इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की जानिब से सर्वे किया गया है और इनके मुताबिक 59% पाकिस्तानियों ने PTI के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद किया है और 32% ने इसकी हिमायत की है। तो कमल शोजब साहिबा, इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि 54% लोग ऐसे हैं जिन्होंने PTI को ये मशवरा दिया है कि वो सड़क पर एहतजाज की बजाय कौमी असम्बली जाकर अपने मसाइल हल करवाएं। आप समझती हैं ये सर्वे जो है वो ठीक है और आप लोगों को इनकी बात मान लेनी चाहिए, असम्बली में चले जाना चाहिए और आपके मसाइल का हल जो है असम्बली में ही हो सकता है? मेरे पास भी एक सर्वे आया है, मैंने ट्वीट भी किया, आप चेक कर सकते हैं, IPOR का, जिसमें वो पूछ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ लेटिंग PTI गवर्नमेंट वर्सेस PDM गवर्नमेंट कंप्लीट देयर टर्म। 63% लोग कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस होने चाहिए और PTI के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रहे हैं। तो लेट्स प्ले सर्वे तो हमारे पास आपसे ज़्यादा अच्छे सर्वेस पड़े हुए हैं और ये सर्वे मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप इसको देख लें। 63% लोग इसमें इंडोर्स कर रहे हैं। अभी जमील साहब ने कुछ बातें की, कुछ सवालात उठाए, मैं क्विकली उनको रिस्पॉन्ड करके आपके सवाल पे आ जाती हूँ। उन्होंने कहा जी जो पार्टीज़ हैं उनको एक टीम होना चाहिए। जी सारी पार्टियाँ तो एक टीम बन गई हैं, आपने देखा नहीं, 13 की टीम है पूरी जो इस बिल्कुल रिडंडेंट असेंबली में बैठती है और फिर भी वहां से अवाम के लिए कोई फैसले नहीं आ रहे। हाँ, नैब के केसेस खत्म होके अवाम का 1100 अरब रुपया जो है वो लोगों के पेटों में चला गया है,
अवाम का वोटिंग राइट खत्म हो गया, जहां से बाहर से अवाम जो है वो पैसे भेजा करती थी, पाकिस्तानी अवाम, ईवीएम एबॉलिश हो गई, और भी बहुत इस किस्म के ड्रैकोनियन FIA के लॉज आ रहे हैं जिसमें अवाम अगर कुछ बोलेगी तो 7 साल कैद हो जाएगी बगैर उन्हें पूछे बताए। तो इस किस्म के लॉज आ रहे हैं इस असेंबली से जिसमें हमें वापस लाने की कोशिश की जा रही है, जहां से हमें साजिश करके निकाला गया है। दूसरी बात सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जी PTI ने लॉन्ग मार्च से पहले अपनी शराइत रखी हैं, बड़ी सिंपल सी शराइतें कि 63% अवाम मांग रही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पिछले 6 महीने से इमरान खान साहब ने पुरअमन एहतजाज भी किया, जलसे भी किए, और आपने देखा है कि 3 दफा अवाम ने अपनी राय दी पंजाब के इलेक्शन। 17 जुलाई को तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सब पावर, सारी ताकतें, जो खुफिया ताकतें आप कह रहे हैं वो एक तरफ थी, इलेक्शन कमीशन एक तरफ था, और ये 13 जमातें एक तरफ थी, और PTI जीती है अवाम की ताकत पे। अक्टूबर में इमरान खान 6 हलकों से जीते, उसी अक्टूबर के एंड में कुरम से NA45 से वो 54% की लीड के साथ जीते हैं। तो अवाम ने तो अपना रेफरेंडम दे दिया, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, उसके बाद सुकून ही सुकून है। आप बात करें, हमने तो कितनी दफा कहा कि इलेक्शन अनाउंस करने की बात करें और आ जाएं आगे। इलेक्शन की तरफ ये आते नहीं है। इमरान खान से जो मुलाकात की है उसमें उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन करवाना जो है वो हल नहीं है जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती, रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस को फिर मानेगा कौन? देखिए, वो उनका अपना व्यू पॉइंट है। इस वक्त पाकिस्तान की मेजॉरिटी जमात PTI है। इस जो प्रेजेंट असेंबली जिसको हाईजैक किया गया, इसमें भी 155 सीटों वाली जमात जो छोड़ के बाहर गई है, जिसके एलाइज को तोड़ा गया है, वो PTI थी। तो आप ध्यान में रखिए कि रिफॉर्म्स PTI के बगैर तो हो नहीं सकती। रिफॉर्म्स इन्होंने किए कब, मुझे बताएं, सेनेट से पहले कितनी हमने बात की। इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में जो डॉक्यूमेंट बनाया उसकी 23वीं शिक उठा के पढ़ लें, उसमें इन्होंने आपस में एग्री किया था नून लीग पीपल्स पार्टी ने कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे तो EVM आई थी, धांधली के बगैर ये जीत ही नहीं सकते। अब तो धांधली करके भी नहीं जीत सकते, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। दूसरी बात, 8 मार्च को जो लॉन्ग मार्च लेके कापे टांग गई पे इख्तिताम हुआ था जो D चौक पे बिलावल का, उसमें उसकी डिमांड थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दे, नए इलेक्शन अनाउंस करें। जब हमने असेंबलियां 3 अप्रैल को डिसॉल्व की तो इन्होंने वापस एल्फी लगाई उसी खुफिया ताकतों के इस्तेमाल से कि नहीं हमने तो इसी में ही बैठना है। तो ये क्यों नहीं अनाउंस करते? और एक चीज मैं अफनान साहब को याद करा दूं कि आप एक चलती हुकूमत को आखिरी साल में गिरा के आए हैं, आप इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं। अगर मईशत खराब थी तो हम भुगत लेते, हमने वापस अवाम के पास ही जाना था। आपको किसने किया था कि कहा था कि चलती असेंबली, चलती हुकूमत गिरा के बीच में आके पंगा ले और बाद में रोने बैठ जाएं? आपने इस मुल्क को बेड़ा गर्क किया है, रिवर्स गियर लगाया और -0.2 पे ये ग्रोथ रेट ले गए। आपको, आप जरा चेक तो करें असल फिगर्स। और इसहाक डार साहब का डॉक्ट्राइन तो ये है कि एक मिनट आने से पहले कहते हैं जी डॉलर मैंने कम कर दिया, अभी डॉलर जा रहा है। डॉलर साहब से पूछो ना कि डॉलर क्यों उड़ता जा रहा है, कमल साहिबा दोबारा डॉलर की उड़ान को कर दें। अब आप रटे रटाया आपने, एक चीज है वो अब चले जा रही। अब मैं रटे नहीं मारती मेरे भाई, आप आके बैठे, आप जानते हैं अच्छी तरह। इंसान मेरी, आप 2 मिनट जरा खामोश हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में ना बोलिएगा। मैं जो है क्या कहते हैं, ये अल्लाह के फजल से इतने ज़हीन है PTI वाले, ये जिस सर्वे का ये कह रही है ना 62% कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, वही सर्वे ये कह रहा है कि 59% कह रहे हैं कि असेंबलियों में जाओ। तो ये सर्वे अगर खेलना है तो पूरा पढ़े ना सर्वे क्या कहते हैं, और पूरा पढ़ के आए ताकि पता हो कि कौन से सर्वे को कोट किया जा रहा है। इलेक्शन करवा दें फिर हमारे असेंबलियों में इंशाल्लाह 3/4 की मेजॉरिटी से आएंगे। देखिए मेरी बात सुन ले, फिर मैं फिर आपको कुछ बोलूंगा, फिर आप अभी आप सब्र कर जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं आप बोले, करप्शन के बारे में ये भाषण दे रहे हैं, पॉइंट पे रहें। नहीं मैं पर्सनल अटैक क्या, आप चुप होंगे 2 मिनट, मतलब अजीब यहाँ पे तमाशा लगा हुआ है। आपके जब बोल रही थी मैंने कुछ नहीं बोला, आप चुप करके 2 मिनट बैठ जाए, बात कंप्लीट कीजिए। करप्शन के ऊपर इन्होंने भाषण दिया इतना लंबा, 170वें नंबर पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स PMLN छोड़ के गई 2018 में, 140वें नंबर पे PTI लेके आई। हर बंदे ने चोरी की, कोई इनका ऐसा बंदा नहीं है, सारे फुकरे घूमते थे टैक्सियों के ऊपर, आज इनके पास अरबों रुपए आ गए। नाम बताए उस बंदे का जिसने मालना बनाया हो, इनका सारे के सारों ने माल बनाया है, जहां जिसकी दिहाड़ी लगी है। फिर मेरी बात सुने, मलिक अपना उसका ये जो अपना ये 50 अरब रुपए बाहर से आए, इन्होंने उठा के बिजनेसमैन को दे दिए। ये इतने बड़े ईमानदार है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हुई घड़ी चोर। आपको यकीन करें, अब तो कोई घड़ी या कहते हैं किसी को देते हुए डरता है,
इतनी बड़ी, इन्होंने 2019 से 2021 तक जितने गिफ्ट मिले इमरान खान को वो सारे के सारे चोरी कर लिए तोशा खाना से, एक भी नहीं छोड़ा तोशा खाना के अंदर। ये तोशा खाना के अंदर डाके मारे थे, आप सोचे बाकी सब चोरी नहीं, इन्होंने जगह पर क्या वारदातें डाली हुई थी। तोशा खाना से इन लोग उन्होंने कोई नहीं था, 2019 से 2021 तक इन्होंने जमा ही नहीं कराए, इन्होंने जमा ही नहीं कराए। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, आप चेक कर ले, नई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है इसके ऊपर पूरी। इन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ मिलकर उनको जमा ही नहीं कराया, तो शाखाना में सारे के सारे बनी गाला ले गए। फिर ये बात क्या कहते हैं करती हैं कि जी इलेक्शन का 23 नंबर शिक थी, उसमें कहा था हम इलेक्शन वो करेंगे रिफॉर्म। आप इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ लें जिसके आप लोग भी सिग्नेटरी हैं, अगर पढ़ के आए होते तो पता होता है ये वाली बात की रिफॉर्म की थी हमने, जिसके अंदर आप लोग भी पूरे के पूरे शामिल थे। रिफॉर्म ये नहीं हो सकती कि इमरान खान को वजीर आजम बना दिया जाए, ये कोई रिफॉर्म नहीं है। और हमने चलती चलाती हुकूमत को हटाया नहीं, हमने आइन और कानून के मुताबिक आप लोगों को घर भेजा है। हम आप लोगों के इत्यादि आप लोगों के साथ आप लोग हुकूमत बनाए, ठीक है, वही इत्यादि किसी और के पास चले जाए तो बड़ी तकलीफ हो रही है। जब 2018 का इलेक्शन हुआ, किसने पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी PMLN थी, कैसे आप लोगों ने सारा का सारा, जिनको आज आप लोग गालियां दे रहे हैं उनके साथ आपने मिलकर सारा का सारा मैनेज किया, RTS को बिठाया। अब आप कहते हैं हमें दोबारा से आगे वैसे सपोर्ट करो, और अभी आप लोग जो बोलते हैं अभी बोल रहे हैं, अभी मैं वो आपको भेजूंगा वो वीडियो जिसमें आप गालियां दे रहे हैं। नाम बताएं ना। ये जो है कहते हैं जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि हमें सबर कर रहे हैं, ये अजीब तमाशा है यार। ये कहते हैं बीच में आप फिर बोल नहीं पाएंगे, नाम ले देना मेरे भाई, आपके टाइम पे फिर मैं बोलूंगा, आप बोला नहीं जाएगा। क्या कहते हैं मैं बैकडोर की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं ना, कहते हैं वो वीडियो भेजूंगा आपको ताकि आपको पता चले क्या नाम था। नहीं, ये जो है कहते हैं ये लोग पंजाब गवर्नमेंट जो है वो FIR नहीं काट पा रही, अपना वजीर आला है मगर इक्तदार से चिमटे हुए हैं ये लोग। भैया आप छोड़ दो इक्तदार, अगर आप लोग नहीं FIR काट पा रहे आप लोग, लेकिन डॉक्टर साहब वो ठीक है, उनकी पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन उसके जिम्मेदार भी आप लोग ही हैं ना। वो कह रहे हैं कि ये FIR आप लोगों ने कटने नहीं दी। कैसे हम लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, तो पंजाब में गवर्नमेंट इनकी है, चीफ मिनिस्टर इनका है, इंटीरियर मिनिस्टर इनका है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, क्यों नहीं काट पाते? वो तो खान साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इख्तियार नहीं है, अभी भी हमारे पास सेक्टर कमांडर आपके साथ है। नहीं, कैसे FIR काटने का इख्तियार थाने का SHO का सेक्टर कमांडर आपके साथ है, चीफ मिनिस्टर अपनी मुद्दे में करवा सकता है, आपके अंडर आते हैं अपना FIR। तो ये सारे के ये फिर दोबारा, एक तो इनको पता नहीं आज क्या मैं बोलूं, बार बीजेपी बोल रही, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। फिर ये कहती है कौन से प्रोजेक्ट CPEC के, अल्लाह के फजल से चाइनीज वीडियो मौजूद है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि पैसे मौजूद हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है कि अप्रूवल मौजूद है, लेकिन इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं करने दिए। इन्होंने बदतमीजियां की चाइनीज के साथ, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को इन्होंने रोका है, कहते क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि PMLN के प्रोजेक्ट थे, और इन्होंने बाहर से माल पकड़ा हुआ था यहूदी लॉबी और इंडियन लॉबी से CPEC को स्टॉल करने के लिए। ये है हकीकत, क्या कहते हैं। वरना आप बताएं ना, आपका तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर बैन है, चाइना जा ही नहीं सकता मुराद सईद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जमील साहब, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तो ये लॉन्ग मार्च सड़कों पर था, फिर इमरान खान साहब पर हमला हुआ, लॉन्ग मार्च रुक गया, कल से दोबारा शुरू हो रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट भी किया गया, सड़कें भी ब्लॉक की गई। तो आप समझते हैं जो सब कुछ हो रहा है, तमाम एक्टिविटी से गवर्नमेंट पर एक प्रेशर पड़ रहा है, और गवर्नमेंट क्या फिर इमरान खान साहब के मुतालिबात मान सकती है? इस लॉन्ग मार्च से आपको लगता है मकासद हासिल हो सकते हैं खान साहब को? देखिए, इसके मकासद तो इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि जिसका तस्वर नहीं लगाया जा सकता है। इसके रिजल्ट्स, मकासद तो खैर अच्छे भी हो सकते हैं, जो उसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं, जो गैर दानिस्ता तौर पर भी ऐसे नुकसानात हो सकते हैं जिन नुकसानात के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कल से अल्लाह खैर करे एक जमहूरी हक इस्तेमाल हो रहा है, यकीनन जमहूरी हक के तहत दोबारा वो जुलूस जलसे निकाले जा रहे हैं। लेकिन देखिए, उसमें जो पहले इतना बड़ा नुकसान हो गया, एक पार्टी के सरबराह को जो जख्मी हुए हैं और उन पे कातलाना हमला हुआ है, अभी उसकी तफ्तीशी बाकी है। एक मासूम जान चली गई मौजम नवाज की, उसका कोई जिक्र ही नहीं है, जिससे कि लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये कौन किसकी जान गई। वो कहते हैं ना कि ए रहबर मुल्क कौम बता,
आंखें तो मिला नजरें तो उठा, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। तो अल्लाह खैर करे कि हमारे हालात ठीक रहें, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां बड़ी बड़ी पूरी हैं। तो उस लिहाज से जमहूरी मकासद को जमहूरी तरीके से अगर हासिल कर लिया जाए तो बेहतर है। और देखिए बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी जब बड़े सरबराहान उनको विजिट करते हैं तो उस दौरान में पास दे दिया जाता है। उस मुल्क में बांग्लादेश को जिसको हम जिस हिसाब से भी देखते थे, हकारत की नजर से देखते थे, आज वहां अगर एक्सपोर्ट की कोई गाड़ी गुजरने लगे बंदरगाह की तरफ तो मजमा बड़े बड़े मजमे उसको रास्ता देके और गुजार देते हैं। तो काश कि हमारे पास भी जब भी पॉलिटिकल तरीके चलें, वहां इस किस्म की अगर कोई एक फिजा पैदा हो जाए तो मुल्क के लिए, रियासत के लिए आपका सवाल कि नुकसान तो रियासत को हो रहा है और रियासत को ही नुकसान आगे चल के पहुंचेगा। और इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी जिक्र किया और कमल साहब ने उस पर थोड़ा सा तबसरा भी किया, मैंने पहले जिक्र टीम के हवाले से ये जिक्र किया कि खासतौर पे मईशत में जब गजंद आ रही हो, जब लोग इस सर्दी में सैलाब ज़दगान अभी सड़कों पर पड़े हों और उनकी इमदाद के लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हों, और 160 मिलियन की यूएन ने जो इमदाद मांगी उसमें 38 मिलियन हमारे पास आए हों, और लोग जो वहां सैलाब से नहीं फौत हुए वो सर्दी से फौत होने का एहतमाल है, जिनके जान जाया होने का। और हमारी मईशत को बढ़ावा देने के लिए कतरा भी अगर हम डालना शुरू करें, इसका इंटरनेशनल इफेक्ट ये होता है कि जो ममालिक हमें डोनर देने वाले हैं इमदाद, वो भी अपने हाथ खींच लेते हैं कि इनके मुल्क में वैसी स्टेबिलिटी नहीं ठीक कहा ये बात, ये बिल्कुल आपने ठीक कही है कि जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी मदद को भी आगे आना चाहिए, उनका भी कोई सोचे, क्योंकि सर्दियां बढ़ रही हैं आगे और मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें भी हो रही हैं। अच्छा कमल शोज़ब साहिबा, जैसे कि आपने खुद कहा कि FIR आप अपनी मर्जी की नहीं करवा सके, वो भी काफ़ी 5 दिनों के बाद तो FIR आपकी दर्ज हुई है, फिर आप बाकी मामलात को भी आपने मुस्तरद किया है, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने तो इमरान खान साहब पर हमले के लिए GIT एक बना दी है और पंजाब गवर्नमेंट भी आपकी है। कुछ इस GIT से आपको कोई उम्मीद है और आपको ये सेटिस्फाई करती है, और आप क्या समझते हैं कि जो वज़ीर आला हैं या बाकी इदारे हैं इस मामले में वो आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं? देखिए इमरान, मैं इनको जवाब दे दूं जो इतना बढ़ चढ़ के इल्ज़ामात लगा रहे थे, कभी यहूदी लॉबी का कभी इंडियन लॉबी का। तो रजीम चेंज पे सबसे ज़्यादा भंगड़े तो यहूदी और इंडियन लॉबी ने डाले, इनके आने पे तो बड़े खुश हैं। उसके बाद से आज तक देख लें कोई आपको पाकिस्तान के खिलाफ उनकी उस तरीके से जो एग्रेशन था, क्योंकि उनको यहाँ से खान साहब के बयानात पर भी क्या कहते हैं इंडिया में काफी भंगड़े डल रहे हैं। जी वो बयानात तो इनके जिस वक्त जनरल फैज हमीद पे बात करती थी, और मेरा ख्याल है अब इसको बीप ना करिएगा प्लीज, क्योंकि वो भी पाकिस्तान आर्मी के 3 स्टार जनरल हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी होकर एक मुजरिमा जब उन पे तबर्रा पड़ती थी, उस वक्त पता नहीं ये सारे मिलके जब भंगड़े डाला करते थे तो उस वक्त हमें कोई प्रेस रिलीज नजर नहीं आई, कोई आईब्रोज रेज होती नजर नहीं आई। गुजरावाला की स्पीचेस पे कोई इस किस्म की प्रेस रिलीज नहीं आई, और उस वक्त मुल्क की जो सालमियत है उसको खतरा भी नहीं लाहक हुआ। 1 साल पूरा PDM ने जलसे जुलूस भी किए, लॉन्ग मार्च भी की, इस्लामाबाद भी आए, हमने तो कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने तो उनको उनकी सारी फजूलियात और फजूल तबर्राबाजी के बावजूद, जब वो फर्स्ट लेडी पे इतनी फजूल बोलते थे, एहसन इकबाल बोलता रहा, शहबाज शरीफ बोलता रहा, बिलावल बोलता रहा, फजलुर रहमान की तो जुबान पे ही मैं बात नहीं करना चाहती, उसके बावजूद भी जब इनके वर्कर्स वहां पर बीमार हुए, उनको पानी भी मिला, उनकी यहाँ पे लोगों ने उनको डॉक्टर्स भी भेजे गए, किसी को नहीं रोका। पूरी चढ़ाई इन्होंने की इस्लामाबाद पे, हमने कभी नहीं रोका। 2-2.5 हज़ार लेके ये इसके सामने इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच गई थी मरियम नवाज और फजलुर रहमान, हमने नहीं रोका। आज हमें क्यों धमकियां मिल रही हैं? क्या ये पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट होता है ये आइन और कानून के मुताबिक करना हक है हमारा? आपने हमारे लीडर के ऊपर अटैक करवा दी है, अब आप आके राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहे हैं कि जी आपकी औकात क्या है। आपकी औकात भी हमें पता है, वो जो मूछे दाढ़े मुन के आपको लोगों ने मारा पीटा था ना, जिन्होंने, आज आप उन्हीं के सामने बैठ के पपेट बने हुए। औकात आपकी भी 2 मिनट में सीधी हो जाएगी। जिस दिन आप लोग फारिग हो गए ना, जिनके कंधों पे आप चढ़ के आए हैं, तो फिर आपको भी लत समझ जाएगी। पता तो इनको भी है, परवेज रशीद साहब की भी जो दुर्गत बनी थी वो तस्वीरें उनकी मौजूद है सारी, उसमें बड़ा शोर मचाते थे। नवाज शरीफ के बयानात पड़े हुए हैं, वो जरा चला दीजिए। अच्छा, दूसरा मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सुन लें, दस्तगीर साहब ने एक बयान दिया था और आपके चैनल ने भी वो चलाया है
कि क्यों इस रिजीम चेंज का वो हिस्सा बने, क्योंकि इमरान खान आ जाएगा, आवाम में बहुत पॉपुलर है और कोई तकर्री हो जाएगी तो हम हमारे नाम की केसेस में हम सारे रगड़े जाएंगे। दूसरी बात जावेद लतीफ ने की कि हमें तो जबरदस्ती बिठाया गया है, बता दें हमें तो जबरदस्ती बिठाया गया है लाके। नवाज शरीफ के जितने यहाँ पे वो कुछ और बयान देते रहे। अभी शहबाज शरीफ क्यों भागा गया है नवाज शरीफ के पांव पकड़ने के लिए? क्योंकि ये जिनके कहने पे आए हैं नवाज शरीफ उनको रखना नहीं चाहता और साजिश सारी जो है वो यहाँ पर हुई है। ये जो वजीराबाद में साजिश हुई इसमें नवाज शरीफ, उसकी बेटी और राना सनाउल्लाह सारे शामिल है। अब आप आ जाए जो आप बात कर रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च होगा, पूरा मन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिए।